paper. Today I'm going to discuss about May, June 2021 and variance 12. Use of the data booklet may be appropriate for some questions. Which statement about the Avogadro constant is correct? By the way, Avogadro constant has a constant value which is 6.22 into 10 to the power 23 particles. These particles can be atoms, molecules, or ions according to O-level chemistry. Okay? It is the mass of 1 mole of any atom. That's absolutely wrong because mass तो होता ही नहीं है, mass नहीं होता है, ठीक है? Similarly, it is the mass of this atom of any element. Again, ये mass है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा. फिर वो कह रहे हैं it is the number of atoms in 1 mole of neon. अच्छा, उन्होंने कहा है 1 mole of neon. तो 1 mole of neon occupy 6.02 times 10 to the power 23 atoms, right? That's fine because 1 mole में इतने atoms तो होंगे, तो ये ठीक हो गया आपका. फिर वो कह रहे हैं आपके से it is the number of atoms in 12 gram of any element. Number of atoms को तो represent करता है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना 12 gram of any element, ये represent करेगा for only carbon atom because carbon का atomic number, atomic mass 12 होता है, because it has a AR of 12. सही. तो ये बेसिकली एनी एलिमेंट के लिए नहीं हो सकता स्टेटमेंट, तो ये भी गलत हो गया. Now next question is which equation represents the first ionization energy of hydrogen? So 1 mole of neutral gaseous atom चाहिए मुझे. 1 mole of neutral gaseous atom यहाँ भी है, 1 mole of neutral gaseous atom यहाँ भी है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसलिए ठीक हो जाएगा, which is why D is the right answer. ठीक है. एंड ऑब्वियसली ये भी गलत होगा बेटा, A और C भी गलत होगा क्योंकि हम मॉलिक्यूल से तो करते ही नहीं था. ठीक है. The structures represents 3 compounds each with 4 carbon atoms per molecule. ठीक है. ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपके पास एस्टर है, और ये आपके पास सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है. क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें परमानेंट डायपोल फोर्सेस होंगी, और इसमें आयोनिक बॉन्डिंग है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी. आप जानते हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, ये स्ट्रॉन्गर होगी. ठीक है. सो आप जानते हैं वो क्वेश्चन में कह रहे हैं लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जिसकी फोर्सेस सबसे कम होगी, तो Y होगा. तो Y जो है वो आपके पास यहाँ पर है, उससे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो X होगा, और सबसे ज्यादा Z में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी उसी का होगा. तो इसका मतलब B इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. सही. तो जितनी कम फोर्स, जितनी वीक फोर्स होगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी उतना हाई बॉइलिंग पॉइंट. और ये भी ध्यान में रखिए, ये भी देख लें यहाँ पर कि आयोनिक बॉन्डिंग is stronger than hydrogen bonding, and hydrogen bonding is stronger than permanent dipole forces. ठीक है. On the basis of that मैंने B ऑप्ट कर दिया. Question number 4. The structural formula of alanine is shown. ठीक है. What are the approximate bond angles of X, Y, and Z in the molecule of this? बेटा bond angles पूछ रहा है वो आपसे. तो आप जानते हैं ये डबल बॉन्डेड कार्बन है तो एंगल 120 डिग्री होगा, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है तो एंगल 120 डिग्री होगा, ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो एंगल 109.5 डिग्री होगा. तो आप नोट करें Z जो है वो 109.5 डिग्री है तो ये रहा. Y जो है वो 120 है तो Y 120 ये है, और X जो है वो भी 120 है तो X जो है वो भी 120 है. तो यहाँ पर सारे के सारे चेक्स सेम आ गए, इसलिए C इज द राइट आंसर. Question 5. Flask X contain 5 dm cube of helium at 12 kilopascal pressure.
flask R contain 10 dm cube of neon at 6 kilopascal pressure. The flask are connected at constant temperature. What is the final pressure? Okay, तो मैं सबसे पहले वर्किंग कर लेता हूँ बेटा. फ्लास्क Q की पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम निकाल लेते हैं यहाँ से, और पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला दिया था वॉल्यूम ऑफ गैस ओवर टोटल वॉल्यूम. तो बेटा इन दोनों को कंबाइन करोगे तो टोटल वॉल्यूम बनेगा विच इज 15, और प्रेशर दिया हुआ है उन्होंने आपको 12 फ्लास्क Q का. तो ये आपके पास बेटा आएगा 12 times 5 divided by 15, 12 times 5 divided by 15 is going to be 4 kilopascal. सिमिलरली मैं फ्लास्क R के लिए भी वर्किंग करूंगा, उसके लिए भी पार्शियल प्रेशर निकालूंगा. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम निकालना है मैंने, सॉरी नियॉन निकालना है मैंने. तो वॉल्यूम ऑफ नियॉन इज गिवन विच इज 10 dm cube. टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क इज 15. प्रेशर आपको गिवन है फ्लास्क R का विच इज 6. तो यहाँ से हो जाएगा 60 divided by 15 is going to be 4 kilopascal. Now examiner wanted to determine the final pressure. इसका मतलब मैं दोनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड करूंगा तो मेरे पास फाइनल प्रेशर आ जाएगा. पार्शियल प्रेशर ऐड करेंगे तो 8 kilopascal आ जाएगा. राइट आंसर इज A. इसके बाद वो कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड वाटर एंड एयर प्रेजेंट इन 3 states ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड एंड गैस. व्हिच वन इज करेक्ट? आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, आप जानते हैं वाटर लिक्विड है, आप जानते हैं एयर गैस है. तो हम सबसे पहले सोडियम क्लोराइड को देखते हैं. पार्टिकल्स हेल्ड इन रिजिड स्ट्रक्चर. नहीं, रिजिड स्ट्रक्चर में तो नहीं होते पार्टिकल्स, तो रेगुलर अरेंज हुए हुए होते हैं. ऐसा ही है ना, राइट? पार्टिकल्स स्टेशनरी होते हैं नहीं, पार्टिकल्स जो वो अपनी पोजीशन पे रहते हुए रिजिड स्ट्रक्चर. रिजिड स्ट्रक्चर चलो ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर भी ठीक है. पार्टिकल्स स्टेशनरी होते हैं, बिल्कुल सही बात है, अपनी पोजीशन पे रहते हैं. पार्टिकल्स स्टेशनरी होते हैं, बिल्कुल सही बात है, अपनी पोजीशन पे रहते हैं. रेजिस्टेंट टू शेप चेंज नहीं होती है सॉलिड्स की, ये भी बिल्कुल ठीक बात है. वाटर से रिलेटेड बात कर लेते हैं. वाटर को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, पार्टिकल्स वाटर के मूव करते हैं. पार्टिकल्स स्टेशनरी नहीं होते, पार्टिकल्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता. सही है. एयर से रिलेटेड बात कर लेते हैं. एयर क्योंकि गैस है इसलिए गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, तो ये दोनों चेक सही है. गैस कंप्रेस नहीं हो सकती, ये गलत बात है. पार्टिकल्स मूव करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है. तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट आए हैं. इसका मतलब डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. 7 देखिए, the reaction pathway diagram for the catalyzed reaction and the uncatalyzed reaction between nitrogen and hydrogen is shown. ठीक है, तो आपके पास दो हैं, एक catalyzed reaction और दूसरा uncatalyzed reaction. वो कह रहे हैं which letter represents the activation energy for the first step in the decomposition of NH3 in the presence of catalyst. अच्छा, पहली तो बात ये है कि भाई ये आपके पास, ये भी नहीं, ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर अनकैटलाइज्ड. ठीक है. उसके बाद ये भी ध्यान में रखें कि ये एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर फर्स्ट स्टेप फॉर कैटलाइज्ड. ठीक है. डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है, इसका मतलब रिवर्स रिएक्शन होगा. बात समझ में आ रही है? हम इस तरह से देख रहे हैं बात को, यानी हम यहां से यहां जा रहे हैं. ठीक है. ये फर्स्ट स्टेप है फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन. ये सेकंड स्टेप है एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन. ठीक है. और गाइस ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. वो मुझसे कह रहे हैं
एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फर्स्ट स्टेप इन द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। तो जब बैकवर्ड जाओगे रिएक्शन में तो जो पहला स्टेप है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी से, डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। फिर आपके पास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है हमें, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन NO? ओके, I'll try to fix it. We have very limited space. बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता है रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट। डेल्टा एच की वैल्यू हमें गिवन है +180 इक्वल्स टू रिएक्टेंट्स हमारे पास N2 और O2 हैं, तो हम N2 और O2 यानी हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी वैल्यू देखते हैं। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी वैल्यू है 944, ऑक्सीजन 496, 944 एंड 496। ये मेरे पास रिएक्टेंट्स हो गए और प्रोडक्ट्स NO की कैलकुलेट करने के लिए करें, क्योंकि इसके यहाँ पर 2 मोल्स हैं इसलिए मैं इसको 2x ले लूंगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हम डिटरमिन करना चाहते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटा यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। x की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी 630, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9, द इक्वेशन फॉर द redox reaction is shown। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। which species being oxidized in this reaction? okay, टिन यहाँ पर +2 है और टिन यहाँ पर +4 है, तो टिन एक्चुअली ऑक्सीडाइज हो रहा है। मैंने वैसे ही आंसर डिटरमिन कर लिया कि टिन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। यहाँ पर मरकरी +2 है और यहाँ पर मरकरी +1 है। सर यहाँ पर मरकरी +1 कैसे आ गया? तो ये देखिए, मरकरी अगर आपने डिटरमिन करना है तो 2x ले लीजिए, -2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू +1, तो मरकरी +1 है इस कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो मरकरी जो है वो बेसिकली रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पर क्या है -1, यहाँ भी क्या है -1, यहाँ भी क्या है -1, यहाँ भी क्या है -1, तो क्लोरीन रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका मतलब ये भी गलत, सिल्वर आयंस में वो ऑक्सीडाइज हो नहीं रहे तो रिड्यूस हो रहे हैं, Ag2+ भी रिड्यूस हो रहा है। तो राइट आंसर इज ए बेटा। फिर आपके पास है 3.60 moles of hydrogen gas and 2.0 moles of iodine vapor are placed in a reaction vessel which is then sealed and maintained at a constant temperature। ठीक है, सही है। okay, the equation for the reaction is shown at equilibrium 3.20 moles of hydrogen remain, all reactants and products are gaseous, calculate the value of Kp under these conditions। okay, तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम एक पेज लेकर सॉल्व कर लेते हैं। हम इक्वेशन को यहाँ लिख देते हैं, H2 plus I2 रिवर्सिबल साइन 2HI। मैं सबसे पहले इसके इनिशियल मोल्स डिटरमिन करूंगा, तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3.62.0, 3.62.0 और इनिशियली ये बना नहीं होगा तो ये 0। इक्विलिब्रियम पर कितने मोल्स अवेलेबल हैं हमारे पास? क्वेश्चन के अंदर इक्विलिब्रियम मोल्स हैं 3.20, तो मैं यहाँ से रिएक्टेड मोल्स डिटरमिन कर लेता हूँ। अगर इनिशियली 3.6 हैं और इक्विलिब्रियम पर 3.2 बच गए हैं
रिमेनिंग अमाउंट है, तो रिएक्ट कितने हुए? 0.4 मोल्स रिएक्ट हुए। सही है। तो ऑब्वियसली यहां से मैं मोल्स ऑफ आयोडीन कैलकुलेट कर सकता हूँ एट इक्विलिब्रियम। इनिशियल अमाउंट मेरे पास कितना गिवन है? 2। उसमें से रिएक्ट कितने हो रहे हैं? 0.4। तो बच कितने जाएंगे? 1.6। ठीक है, ये 1.6 आ गया। आप जानते हैं कि रिएक्टेंट्स और एच आई में रेशियो कितना है? 1:2 का, राइट। अगर यहाँ से 0.4 मोल्स रिएक्ट हुए तो यहाँ कितने हो जाएंगे आपके पास? 0.8 मोल्स हो जाएंगे। तो मोल्स ऑफ एच आई कैलकुलेट करो एट इक्विलिब्रियम। इनिशियली कितने मोल्स है मेरे पास? 0.8 मोल्स। अच्छा, ये तो आ गया 0.8 मोल्स। तो इसका मतलब मोल्स ऑफ एच आई एट इक्विलिब्रियम आपके पास आ जाएगा 0.8। 0.4 रिएक्ट कर रहे थे, 2 मोल्स की वजह से 0.8 हो जाएंगे, तो ये 0.8 आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अच्छा, एक खास बात नोट करने की है कि इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने कोई प्रेशर नहीं दिया हुआ। इसका मतलब मैं यहाँ पर गैसेस के पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं स्ट्रेट अवे मोल्स यूज करके केपी की वैल्यू को यूज कैलकुलेट करूंगा। सो मैं क्या करता हूँ, मैं केपी का एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, और क्योंकि उसके 2 मोल्स के स्क्वायर ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन। एच आई मेरे पास कितना है? 0.8, मैं उसका स्क्वायर कर देता हूँ ओवर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3.2, और आयोडीन कितना हो जाएगा? 1.6। तो यहाँ से Kp की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 0.125। तो ये 0.125 वैल्यू कहाँ पर गिवन है? 0.125 वैल्यू बी में गिवन है, विच इज मीन्स कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ठीक है ना? अलर्ट रहना। Two chemicals X and Y react together in solution to give product Z. ठीक है, दो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्ट Z दे रहे हैं। The rate of formation of product Z at the start of the reaction was measured in 5 experiments using various concentration of X and Y. The results are shown. ठीक है, which statement is correct? Okay. देखें, तो कह रहे हैं आपसे rate of reaction is directly proportional to the concentration of reagent X. तो अगर मुझे रिएजेंट X के लिए वर्किंग करनी है, तो इसका मतलब reagent Y needs to be constant. Reactant Y should be constant. That's a practical condition. Okay. अगर एक का रेट निकालोगे तो दूसरे को कांस्टेंट करोगे, राइट। अब कांस्टेंट कौन कौन से हैं? कांस्टेंट 1 भी है, कांस्टेंट ये भी है, कांस्टेंट ये भी है। तो आप नोट करें, आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, वैल्यू कांस्टेंट है आपके पास y की, क्योंकि हमने उसको कांस्टेंट रखना था। ठीक है, लेकिन आप नोट करें ये आपका रेट हो गया और ये रेट भी कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और आप नोट करें यहाँ पर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, राइट, इंक्रीजेस, और डबल भी कह सकता हूँ क्योंकि 0.1 से 0.2 कह रहे हैं। ठीक है, तो अब आप नोट करें, जब कंसंट्रेशन ऑफ x डबल हो रही है तो रेट पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं हुआ। जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हुआ, इसका मतलब ये ए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ समरी लिख देते हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीजेस but rate remains same. Hence, it is not directly proportional.
ठीक है बेटा, हम एक काम करते हैं, हम बी पढ़ते हैं। वो कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट वाई। अगर रिएजेंट वाई ले रहा हूँ तो रिएक्टेंट एक्स नीड्स टू बी कांस्टेंट। एक्स नीड्स टू बी कांस्टेंट। ठीक है, अगर एक्स नीड्स टू बी कांस्टेंट है तो देखिए किस तरह से काम करना पड़ेगा हमें। तो बेटा मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं ये इरेज कर रहा हूँ। अब वर्किंग करते हैं। एक्स नीड्स टू बी कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तो ये भी कांस्टेंट है। लेकिन आप देखें ये कंसंट्रेशन डबल हो रही है, ये कंसंट्रेशन भी डबल हो रही है, यहाँ भी कंसंट्रेशन डबल, डबल कह लो इंक्रीज कह लो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसंट्रेशन डबल हो रही है। तो यहाँ पर रेट देखें क्वाड्रपल हो रहा है रेट, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तब भी रेट क्या हो रहा है, क्वाड्रपल हो रहा है। क्वाड्रपल का मतलब 4 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो अब आप नोट करें जब कंसंट्रेशन डबल होती है तो रेट क्वाड्रपल होता है। तो कंसंट्रेशन डबल होने से रेट अगर क्वाड्रपल हो रहा है तो मैं इस तरह से लिखूंगा ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ वाई पावर स्क्वायर, क्योंकि जब मैं कंसंट्रेशन को डबल करूंगा तो रेट क्वाड्रपल हो जाएगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं आपसे कि जी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट वाई, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट वाई तो नहीं हो सकता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, तो ये भी गलत है। आप यहाँ लिख दीजिए इज नॉट directly proportional because rate is quadruple। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास आई होप इट मेक्स सेंस टू यू, बट मेरे पास स्पेस नहीं है तो बेटा मुझे रेस करना पड़ेगा ये। आगे चलते हैं, थर्ड लेते हैं। तो कह रहे हैं आपसे the rate of reaction is not affected by the concentration of reagent X। ये तो बात हम डिस्कस करके आ रहे हैं। X की कंसंट्रेशन से रेट अफेक्ट नहीं कर रहा, देखें नोट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन सेम है लेकिन रेट चेंज हो रहा है, isn't it? इसका मतलब दिस इज राइट। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है, यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम, लेकिन यहाँ पर रेट क्या हो रहा है, चेंज। इसका मतलब रेट हैज नथिंग टू डू विद द concentration of reagent X, rate changes। इसका मतलब concentration of X has no impact on rate of reaction, that's true, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो this might be the right answer, ठीक है। Last but not the least, तो कह रहे हैं the rate of reaction is not affected by the concentration of reagent Y। नहीं जी, reagent Y की concentration change करने से rate change हो रहा है। हाँ ये भी ठीक है, बिकॉज आप नोट करें इन दो एक्सपेरिमेंट्स में कंसंट्रेशन सेम है। अब नोट करें कंसंट्रेशन सेम है वाई की,
लेकिन और रेट भी सेम ही है। नहीं, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ओहो, तो अगर मैं यहाँ देखो, यहाँ 1 और 4 में कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। सही है। इसमें ये कांस्टेंट रखे हुए मैंने, तो आप यहाँ नोट करो, रेट सेम। तो इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन चेंज होने से इसके रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये बात सही है बिल्कुल। आई थिंक सी इज द राइट आंसर। रिएजेंट बाई की कंसंट्रेशन जो है उससे रेट ऑफ रिएक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम अभी बता के आ रहे हैं। ये हम बता के आ रहे हैं कि भाई क्वाड्रुपल हो जाती है कंसंट्रेशन अगर रेट डबल हो रहा हो, या रेट क्वाड्रुपल हो जाता है अगर कंसंट्रेशन डबल हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट तो होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि हमने बताया रेट is directly proportional to reagent y power square, quadruple हो जाता है, याद आया। इसका मतलब नॉट इफेक्ट नहीं होता, इफेक्ट होता है। Question 12. A sample of SiCl4 is added to cold water. Which statement describes the mixture form at the end of the reaction? तो बेटा जब आप SiCl4 को वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, SiO2 बनेगा जिसके आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे, और HCl मिलेगा which is acidic solution और white precipitates। तो एसिडिक सॉल्यूशन एंड व्हाइट प्रेसिपिटेट्स कहाँ लिखा हुआ है? बी में लिखा है, इसका मतलब बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सही है बेटा। 13 L and M are elements in period 3 of the periodic tables. Oxide of L is solid at room temperature and pressure. This oxide has a giant structure. Okay. Period 3 elements. सोडियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है और क्लोरीन भी हो सकता है, राइट। सर आपने पीरियड 3 में सिलिकॉन नहीं लिया। मैंने सिलिकॉन इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऑप्शन में सिलिकॉन मेरे पास है ही नहीं, तो मुझे सिलिकॉन वहां यूज करने की भी जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो जॉइंट होते हैं और सॉलिड भी होते हैं एट आरटी। सही है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर वो कह रहे हैं क्लोराइड ऑफ एल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। अच्छा जी, भाई जो क्लोराइड ऑफ एल है यानी सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड डू नॉट रिएक्ट, इनफैक्ट दे आर सॉल्युबल, दे आर सॉल्युबल, रिएक्ट नहीं करते, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास है argon is the only element in period 3 with a lower melting point than M। तो आपको पता है अगर M का आर्गन का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो उससे उससे ज्यादा किसका होगा? क्लोरीन का होगा। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि
M जो है वो क्लोरीन है और L जो है या तो वो सोडियम होगा या वो मैग्नीशियम होगा। तो सोडियम क्लोराइड गिवन है एंड देयरफॉर C इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सही है, या तो ये सोडियम क्लोराइड था, ये मैग्नीशियम क्लोराइड था। अब प्रॉब्लम ये है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का ऑप्शन नहीं है, तो सोडियम क्लोराइड का ऑप्शन है, व्हिच इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। Question number 14. A farmer requires a solid compound to raise a pH. Guys, we want to raise the pH of the soil in the field from 5.5 to 6 above. Which compound could farmer use? आप जानते हैं ये फर्टिलाइजर्स हैं, तो फर्टिलाइजर्स तो सॉइल की पीएच को नहीं बढ़ाते। ये भी फर्टिलाइजर है, सॉइल की पीएच को नहीं बढ़ाएगा। ये भी फर्टिलाइजर है, सॉइल की पीएच को नहीं बढ़ाएगा। तो राइट आंसर इज सी, बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एल्कलाइन होता है, और क्योंकि ये एल्कली होता है, which is why it increases the pH of the soil. It is alkali, so it increases the pH of soil. Question number 15. Z is an anhydrous compound of group 2 element. When it is heated, Z undergoes thermal decomposition to produce two different gases. Two different gases हमेशा nitrates में आती हैं. Two different gases means decomposition of nitrate. ठीक है, पहली तो बात ये डिटरमिन कर ली हमने। फिर वो आपसे कह रहे हैं Z has a relatively low thermal stability compared to other group 2 compounds. Relatively low thermal stability का मतलब ये हुआ कि कम थर्मल स्टेबिलिटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाई चार्ज डेंसिटी होगी इसकी। Because decomposition takes place at low temperature. Because decomposition takes place at low temperature. ठीक है, सो चार्ज डेंस, जाहिर सी बात है नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट आपके पास बी है, सॉरी नाइट्रेट आपके पास बी है और डी है। अब जाहिर सी बात है मैग्नीशियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है बेरियम से, व्हिच इज व्हाई डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, which row gives mixture that both the results in the oxidation state of halide ions? Okay, quite complicated. बेटा ए की जो प्रोडक्ट है ना, जब वो बनेगी तो वो सिल्वर क्लोराइड होगा और NaNO3 होगा। ये प्रोडक्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर Cl-1 है तो यहाँ भी Cl-1 है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रही, राइट? तो नो ऑक्सीडेशन। लेकिन जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 HI से रिएक्शन करेगा तो आयोडीन बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी बनाता है, वाटर भी फॉर्म करता है। सही है, तो यहाँ पर आयोडीन -1 है, यहाँ पर आयोडीन 0 है, यानी ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ। ठीक, तो ओवरऑल आंसर जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज दोनों में ऑक्सीडेशन होनी चाहिए थी, ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रोमीन क्लोराइड को डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम है। नो रिएक्शन, यहाँ पर -1 है, तो यहाँ तो ऑक्सीडेशन ही नहीं हो रही, यहाँ तो रिएक्शन ही नहीं हो रहा, ये तो वैसे ही गलत हो गया। दोनों में ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, यहाँ तो रिएक्शन ही नहीं हो रहा, तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी। फिर सी में देखो क्या होगा। सी में हम कर रहे हैं क्लोरीन। क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, वो ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज करके ब्रोमीन में कन्वर्ट कर देगा
और खुद कन्वर्ट हो जाएगा 2Cl नेगेटिव में, राइट। ओहो, ब्रोमीन प्लस 2Cl नेगेटिव, ये आ गया। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या हो रहा है, ब्रोमीन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है -1 से 0। तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है और इट गिव्स इथीन। सो बेटा ये दैट इज एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन तो ऑक्सीडेशन नहीं होता, राइट। ये भी गलत हो गया। तो ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। सही है। और उसकी रीजन ये है कि ब्रोमीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, वो आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कन्वर्ट करेगा, तो आयोडीन -1 से 0 हो जाएगा, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। इसी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज करके ब्रोमीन में कन्वर्ट करेगा, इसका मतलब -1 से 0 हो जाएगी, दोनों में ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है। Chlorine gas is widely used to treat contaminated water. When chlorine is added to water, which chemical species present is responsible for killing bacteria? भाई बैक्टीरिया की किलिंग के लिए D is going to be the right answer। हमने बताया था क्लोरिक 1 एसिड या क्लोरेट 1 आइंस जो हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो फॉरन बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो अब लिख दीजिए ClO नेगेटिव इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, फॉरन किल कर देता है वो। फिर वो कह रहे हैं व्हाट इज द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स। तो बेटा आपको पता है अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जब भी होता है तो यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस होता है, और यूट्रोफिकेशन में डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है इन एक्वेटिक लाइफ फॉर मैरीन लाइफ। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन की वजह से एसिड रेन कॉज नहीं होती, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। डी इज द राइट आंसर। भाई यूट्रोफिकेशन की वजह से ओजोन डिप्लीट नहीं होती, वो CFCs की वजह से होती है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होती है। उसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, उसमें मीथेन है, उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, ये गैसेस होंगी। तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर हैज नथिंग टू डू विद द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सॉल्ट अमोनियम सल्फाइड। ठीक है, ये अमोनियम सल्फाइड आ गया आपके पास। अमोनियम सल्फाइड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, ऑरेंज अल्कलाइन सॉल्यूशन मिल रहा है। अगर मैं NaOH ऐड करूंगा तो वो अमोनियम आयन से रिएक्शन करके एक गैस X प्रोड्यूस करेगा, राइट, एंड दैट मस्ट बी अमोनिया गैस, because whenever NaOH and ammonium ions react together always ammonia gas is given off। फिर वो कह रहे हैं addition of HCl to a separate portion of the solution produces gas Y। तो ये जो आपके पास गैस Y है it must be H2S gas, because ये जो आपके पास सल्फाइड आइंस हैं ये हाइड्रोजन आइंस के साथ रिएक्शन करके H2S गैस बना लेंगे। तो आप नोट करें आपके पास राइट आंसर क्या होगा, X जो है वो आपके पास अमोनिया और Y जो है वो आपके पास H2S। तो ये आपका X हो गया और ये आपका Y हो गया। तो राइट आंसर इज C। Question 20, compound P is treated with an excess of hydrogen gas in the presence of nickel catalyst. The product Q is fully saturated। Okay, यार ये excess of hydrogen gas in the presence of nickel catalyst है। So what we can do is कि हम इस स्ट्रक्चर को एक मतलब और लिख लेते हैं, ताकि हम इसको सैचुरेट करवा लें। ठीक है जी, हम इसको सैचुरेट करवा लेते हैं। सैचुरेट करने का तरीका बहुत आसान है, यहाँ से पाई बॉन्ड हटा दीजिए, यहाँ से भी पाई बॉन्ड हटा दीजिए और यहाँ से भी पाई बॉन्ड हटा दीजिए, ये सैचुरेट हो गया। अब वो पूछ रहे हैं आपसे
how, what is the number of chiral carbon atoms in the product group? Okay. Chiral carbon का मतलब क्या होता है? 4 different groups are attached to the same carbon. यही चीज सिखाई है हमने आपको. तो मैंने और आपने मिलकर 4 different groups देखने, और ये unsymmetrical cyclic ring भी, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो सबसे पहली जो है वो आपके पास ये आ जाएगा chiral carbon, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, तो ये 4 different groups में कन्वर्ट हो जाएगा. सही है? दूसरा ये chiral carbon है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगा, तो ये भी एक कन्वर्ट हो जाएगा. ये थर्ड chiral carbon एटम है आपके पास, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, तो ये भी chiral carbon एटम में कन्वर्ट हो जाएगा. ये भी एक chiral carbon एटम है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है? और ये भी एक chiral carbon एटम है, क्योंकि इसके पास भी एक हाइड्रोजन है. लेकिन आप नोट करें, ये दोनों के दोनों CH3 हैं, इसका मतलब ये chiral carbon एटम नहीं हो सकता. तो टोटल chiral carbon एटम बेटा मैंने कितनी डिटरमाइन की है? 1 2 3 4 5. राइट आंसर इज बी. ब्रावो इज द राइट आंसर. आप चाहें तो मैं लिंक सिंक करके दिखा सकता हूँ आपको. ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये एक्सटेंडेड थर्ड ग्रुप, ये एक्सटेंडेड फोर्थ ग्रुप. इस तरह से देखेंगे, जैसे अनसिमेट्रिकल साइक्लिक रिंग का कॉन्सेप्ट सिखाया आपको, इसी पैटर्न पे सारे काम करने. ठीक है? ऑलराइट. नेक्स्ट, hexadeca 10 12 diene 1-ol is produced by silk moths from hexadecanoic acid in a 3-step enzymic process. ये 3 स्टेप्स में दिखाया, बट ये होगा नहीं, ये बहुत सारे स्टेप्स के बाद जाके बना होगा. वो कह रहे हैं which row contain correct description of 3 steps. आप नोट करें, आप यहां से यहां आ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ हाइड्रोजन. आप यहां से यहां आ रहे हैं तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, मीनिंग ऑक्सीडेशन हो रही है. ठीक है? फिर आप यहां से यहां आ रहे हैं, अगेन लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है. सही. अब यहाँ देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड जो था वो यहीं पर है, तो डबल बॉन्ड में तो कोई चेंज नहीं आ रहा. ये जो डबल बॉन्ड है ये भी एज इट इज है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा. लेकिन आप नोट करें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कन्वर्ट हो गया प्राइमरी अल्कोहल. सो बेसिकली जब ये कन्वर्ट होगा प्राइमरी अल्कोहल में तो रिडक्शन होगी. तो फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन, सेकंड स्टेप ऑक्सीडेशन, थर्ड स्टेप इज रिडक्शन. The first step is oxidation, second step is oxidation, third step is reduction. The right answer is D. Okay. तो कह रहे हैं आपसे compound X can be converted into compound Y in a single step. Okay. आप नोट करें, आपके पास कीटोन बना और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से रिएक्शन कर रहा है, कि कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड इसी के थ्रू बनते हैं. और ये जो X है, दिस मस्ट बी एन एल्कीन, क्योंकि हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 सिर्फ एल्कीन से रिएक्शन करता है. और ऑप्शन में देखें एल्कीन्स भी गिवन है ना. अब प्रॉब्लम ये कि इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी, और मैं वैसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं प्रॉपर लिख के दे दूँ आपको. हाँ, अच्छा. ये आपके आ गए ऑप्शंस. ठीक है, हम सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं. आप जानते हैं कि ये CH है, तो जो CH होगा वो COH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? कीटोन. अब स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, जरा देख लीजिए.
सबसे पहला है आपके पास CH3, फिर उसके बाद आपके पास आएगा कीटोन, फिर आपके पास है CH2, फिर आपके पास है CH2, फिर आपके पास है CH, इस CH के साथ एक CH3 है, फिर आपके पास आएगा COH। ठीक है, ये बन गया आपके पास। अगर मैं इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये बनेगा, CH2 CH2 CH CH3 और ये हो जाएगा COH। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को टैली कर लेते हैं कि ये एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर है जो हमने बनाया है या नहीं, आई मीन जो एग्जामिनर ने बना के दिया। ये देखो, ये CH3, ये रहा CH3, ये डबल बॉन्डेड CO, ये रहा डबल बॉन्डेड CO, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH, ये CH, ये CH3, ये CH3, ये COH, ये COH। इसका मतलब पहले वाले स्ट्रक्चर से ही आपका जो एग्जामिनर ने कंपाउंड Y दिया वो टैली हो गया, क्योंकि पहले ही स्ट्रक्चर से टैली हो गया, व्हिच मींस A इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आपको आगे जाने की जरूरत है। ठीक है, यू डोंट नीड टू गो इन द नेक्स्ट स्टेज। सही है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। यहाँ से हम हटा देते हैं इसको। सर आप सेकंड वाली का भी कर दें। अच्छा भाई, हम सेकंड वाले का भी कर देते हैं आपके रेफरेंस के लिए। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ये CH है, ये COH में कन्वर्ट होगा, ये डबल बॉन्डेड C है तो ये कीटोन बनेगा। अब हम बना लेते हैं। ये आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड, CO, CO के बाद क्या आएगा CH2, CH2 के बाद क्या है CH, इस CH के साथ एक ब्रांच है CH3 की, फिर आपके पास क्या है CH2 और फिर CH2 के बाद क्या है COH। ये वो स्ट्रक्चर है जो कि एग्जामिनर के स्ट्रक्चर से टैली नहीं हो रहा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर गलत है, ये स्ट्रक्चर ठीक है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23। वो आपसे कह रहे हैं मीथेन एंड ब्रोमीन रिएक्ट्स ओके, मीथेन एंड ब्रोमीन रिएक्ट्स बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फ्री रेडिकल हो रहा है। P and Q are involved in the reaction mechanism. P and Q are both involved in the propagation step, are both involved in the termination step. Okay, what could be P and Q? My goodness, ये तो पूरा रिएक्शन करना पड़ेगा। देखें, इनिशिएशन क्या होती है हमारे पास, यानी Br2 से आपको क्या मिलेगा, ब्रोमीन रेडिकल। फिर प्रोपेगेशन थी आपके पास, प्रोपेगेशन में मीथेन किससे रिएक्शन कर रहा था, ब्रोमीन रेडिकल से। किसमें कन्वर्ट हो रहा था, मिथाइल रेडिकल और HBr में। फिर मिथाइल रेडिकल किससे रिएक्शन करता है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल से। तो ये कन्वर्ट किस में होगा, CH3Br, और यहाँ से ब्रोमीन रेडिकल निकल जाएगा। ठीक है, टर्मिनेशन देखो, टर्मिनेशन के लिए हमने आपको बात सिखाई थी कि अगर दो ब्रोमीन रेडिकल हैं और वो आपस में मिलकर एक कोवलेंट बॉन्ड बना लें तो इसका मतलब चेन टर्मिनेट हो जाएगी मॉलिक्यूल बनने की वजह से। ये भी तो हो सकता है कि दो मिथाइल रेडिकल आपस में रिएक्शन करें और इथेन बना लें, जैसे हमने आपको सिलेबस में करवाया भी है। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि एक मिथाइल रेडिकल हो और दूसरा ब्रोमीन रेडिकल हो और ये दोनों मिलकर ब्रोमो मीथेन बना लें और चेन टर्मिनेट हो जाए। राइट, तो आप नोट करें, ब्रोमीन रेडिकल मिथाइल रेडिकल चेन टर्मिनेशन में भी है, मिथाइल रेडिकल ब्रोमीन रेडिकल प्रोपेगेशन में भी है। इसका मतलब मिथाइल एंड ब्रोमीन आर द करेक्ट ऑप्शन।
तो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, क्योंकि ये दोनों रेडिकल्स वहां पर अवेलेबल है। फिर वो आपसे कह रहे हैं a few drops of 2-bromopropane were placed in a test tube. An equal volume of aqueous silver nitrate was added. Precipitate was formed. बेटा ब्रोमीन के जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ वो क्रीमी होते हैं। The experiment was repeated with 2-iodopropane. ठीक है। ये जो with okay आगे चलते हैं। Which row is correct? Color of precipitate from 2-bromopropane and silver nitrate creamy. तो क्रीमी यहाँ भी है, क्रीमी यहाँ भी है। फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैंने आपको ये बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि आर आई इज मोर रिएक्टिव देन आर बी आर, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो रिएक्टिविटी अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब आयोडीन जो है वो सिल्वर नाइट्रेट से ज्यादा रैपिडली रिएक्ट करेगा, तो इसका मतलब सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सी आई बॉन्ड इज वीकर देन सी बी आर। इसका मतलब रिएक्शन टेक्स प्लेस क्विकली। ठीक है, क्वेश्चन 25 वो आपसे कह रहे हैं सोडियम मिथॉक्साइड, ये एक न्यूक्लियोफाइल है बेसिकली, विद 2-chloro-2-methyl propane, ये बेसिकली आपका टर्शियल अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, आप चाहें तो स्ट्रक्चर बना के भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि सेकंड कार्बन पे क्लोरीन और मिथाइल दोनों हो तो वो टर्शियल अल्काइल हैलाइड हो जाता है। दैट्स हाउ आई हैव जज्ड दिस थिंग। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं आपसे द न्यूक्लियोफाइल इज दिस आयन। ओके, which row is correct? बेटा अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो ऑब्वियसली ये SN1 रिएक्शन प्रोसीड करेगा, और SN1 रिएक्शन में आपके पास इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, तो अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होगा तो जाहिर सी बात है वो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इस तरह से बनेगा CH3 C CH3 CH3 प्लस, और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है आपके पास OCH3 माइनस। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके बेटा प्रोडक्ट बनाएंगे CH3 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 O CH3। अब ये चेक करो प्रोडक्ट कहाँ पर है। वो CH3 D में है, तो D तो गलत है क्योंकि इसमें पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बन गई। ये भी गलत है क्योंकि इसमें भी पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बन गई। तो इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट जो है वो तो ये सही है दोनों में, क्योंकि हमें ये मिल रहा है यहाँ पर। राइट आंसर इज ए, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमें ए में मिली। क्वेश्चन 26, alcohol X reacts with concentrated sulfuric acid to produce a mixture of product। यार अल्कोहल को जब हम concentrated sulfuric acid से रिएक्शन करवाते हैं डिहाइड्रेशन होती है, और जब डिहाइड्रेशन होती है तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनती है। तो दिस मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी एन एल्कीन, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है। ठीक है, वो कह रहे हैं two of the products are structural isomers of each other। Structural isomers of each other, two of the products। Guys, should we go for working? I think so we should go for working, ताकि हम बना के दिखा दें आपको। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले ए को देख रहे हैं। हम सबसे पहले ए को देख रहे हैं। हेक्सेन 2 ओल कह रहा है,
CH3 CH OH CH2 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 CH3, ये हेक्सेन टूल हो गया 1 2 3 4 5 6। हमने आपसे कहा था OH हटा दो, कार्बन पे प्लस चार्ज लगाओ, ये आ गया कार्बन पे प्लस चार्ज। अब शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। तो जब शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन से होगा और इस कार्बन से होगा, तो ऑब्वियसली आपको दो एल्कीन मिलेंगी, एक एल्कीन ये मिल रही होगी आपको, फाइव एंड दिस वन इज 6, ठीक है, और दूसरी इस वाले कार्बन एटम से मिल रही होगी, ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3, ठीक है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसका मतलब बोथ आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब वो यही कह रहा था क्वेश्चन में, आप चेक करें, वो कह रहा था बोथ प्रोडक्ट्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। लेकिन हमें आई थिंक ए कुड बी द राइट आंसर, बट आई एम नॉट श्योर। मैं पेंटेन वन ओल को भी देख लेता हूँ, पेंटेन वन ओल बी है मेरे पास, वो ये है CH3 CH2 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 OH OH हटा दो, कार्बन पे प्लस चार्ज लाओ, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस कार्बन एटम, तो आपके पास प्रोडक्ट ये बनेगी CH3 CH2 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5, ये बनेगी। इसका कोई और आइसोमर मुमकिन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट C, पेंटेन 3 ओल 1 2 3 4 5, OH हटा दो, कार्बन पे प्लस चार्ज लगाओ, एज पर लेक्चर, एज पर इंस्ट्रक्शन जो कि क्लास में करवाई गई है, ये हो जाएगा CH2 CH3। अब शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से भी हो सकता है, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से भी हो सकता है, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन एटम सेम है, इसलिए एक ही एल्कीन बनेगी, दैट इज पेंटूइन CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर आ जाएगा CH2 एंड देन CH3। ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि इनके कोई और आइसोमर्स बन नहीं रहे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकली कह रहा, ठीक है, ये याद रखना। D, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, D, प्रोपेन 2 ओल। बेटा प्रोपेन 2 ओल तो बहुत ही आसान है, हम डिहाइड्रेशन कराएंगे तो प्रोटीन बन जाएगा यहाँ से, तो टाइम वेस्ट करे बगैर मैं प्रोटीन बना देता हूँ, क्योंकि मैंने ये क्लास में भी कराया हुआ है आपको, सही है। तो इसका भी कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं बनेगा, व्हिच मींस A इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है बेटे। क्वेश्चन 27, व्हिच रिएक्शन विल फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस। आप जानते हैं कि जब इथेनॉल डाइक्रोमेट 6 आयन से रिएक्शन करेगा तो इट विल टर्न टू इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक बेस तो नहीं है, तो एसिड बन गया। इथेनॉल जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो ये प्रोवाइड करेगा इथीन, इथीन बेस नहीं है, ठीक है। इथेनॉल और सोडियम जब आपस में रिएक्शन करेंगे, सोडियम इथॉक्साइड देंगे, और इथॉक्साइड आयन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या है, बेस, और ये ऑर्गेनिक बेस हो गया, व्हिच मींस सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, वो कह रहे हैं व्हिच रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस इज करेक्ट। बाय द वे, एक ही कार्बन के साथ जब OH और CN लगे तो साइनोहाइड्रिन होता है, तो साइनोहाइड्रिन चाहिए आपको,
तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग, क्योंकि ये जो एरो की प्लेसमेंट है ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी इज रॉन्ग बिकॉज कार्बोनाइल कार्बन जो है वो स्लाइड पॉजिटिव है, ये भी गलत है। ठीक है, तो कंपटीशन जो है वो ए और डी में है। तो B is going to be the right answer. Because A इसलिए गलत है क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी O नेगेटिव से रिएक्शन करता, एक्चुअली O नेगेटिव इससे रिएक्शन करता है। तो ये भी सही है, चार्जेस भी सही है, ये एरो भी सही है, सारी चीजें सही है इसमें। इसमें क्या था कि चार्जेस भी सही था, ये एरो भी सही था, ये एरो भी सही था, लेकिन ये वाला एरो गलत था। ठीक है, उसके बाद 29, the synthesis shown may be used for the production of propane 1-ol। प्रोपेन 1-ol बनाना चाहते हैं और हमारे पास है CH3 CH2 O, हमारे पास है CH3 CN, ये साइनाइड है, हाईलाइट कर देते हैं कि ये CN है। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो गया अब आपके पास CH2OH में। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये हो जाएगा आपके पास CH3 के COH। फिर उसके बाद आप नोट करें, आपने इसको प्राइमरी अल्कोहल बनाया, तो इसका मतलब आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया होगा। एसिड हाइड्रोलिसिस के लिए वी नीड HCl aqueous और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो राइट आंसर इज बी। ठीक है, ओके। Molecular formula of C is this, the infrared spectrum of C is shown। ठीक है बेटा, ये 1500 है, ये 1600 है और ये 1680 पे आ रही है पीक। 1680 के ऊपर ये पीक है, समवेयर अराउंड 1650 सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसका मतलब ये C डबल बॉन्ड C होगा। आप नोट करें, आपके पास ये भी है। थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस। आप नोट करें, ये भी एक पीक है आपके पास, एंड दिस पीक रिप्रेजेंट्स OH, क्योंकि ये 3350 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर है। तो इसका मतलब आपके पास जो कंपाउंड है उसमें अल्कोहल और एल्कीन है। तो कंपाउंड कंटेन both alcohol and alkene। सही है, ये ऑप्शन गलत क्योंकि इसमें एल्कीन ही नहीं है, ये ऑप्शन गलत क्योंकि इसमें एल्कीन नहीं है, ये ऑप्शन गलत क्योंकि एल्कीन नहीं है और ना ही अल्कोहल है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। सही है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 31।
28, 20, where is 29? Okay, 29 हो गया, 30 हो गया, 31. Okay, वो कह रहे हैं in which ion are the number of electrons equal to the number of neutrons? यार electrons and neutrons should be equal. तो बेटा इसमें 9 protons हैं, 10 electrons हैं और 10 neutrons हैं. इसमें 15 protons हैं, 16 electrons हैं और और 16 जो है ना वो आपके पास न्यूट्रॉन्स हो जाए. ठीक है, इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 12 न्यूट्रॉन्स हैं. तो भाई ब्रावो इज द राइट आंसर, क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों सेम आए. ठीक है भाई, 10 न्यूट्रॉन्स 10 यहाँ पर भी होंगे. तो राइट आंसर इज बी. उसके बाद 32 compound X is a straight chain hydrocarbon with an MR of 84. What could be determined about X? हाइड्रोकार्बन है तो इसका मतलब इसका कार्बन एटम होगा. ऑब्वियसली हाइड्रोजन भी होगा, लेकिन मैं हाइड्रोजन को काउंट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे कोई इन्फॉर्मेशन और गिवन नहीं है. सो मैं ट्रायल एंड एरर की बेस पे काम करूंगा यहाँ पर. मैं काम कुछ इस तरह से करूंगा कि मैं 84 को डिवाइड कर दूंगा कार्बन के एमआर से, तो मेरे पास 7 कार्बन एटम आ जाएंगे. ऑब्वियसली हाइड्रोकार्बन में सारे के सारे कार्बन तो नहीं होंगे, हाइड्रोजन भी होंगे. इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल 7 ही, ये 7 से कम होंगे. राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. तो भाई हाइड्रोकार्बन कंटेन हाइड्रोजन एज वेल, व्हिच मींस they don't have 7 carbon atoms. Carbon atoms should be less than 7. So हम क्या करते हैं, हम 7 से कम कार्बन एटम्स ले लेते हैं और हम सबसे पहले एल्केन लेते हैं. एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. उस पे अप्लाई करते हैं, 6 कार्बन एटम को अप्लाई कर देते हैं. ये हो जाएगा 6, 2 × 6 + 2, तो ये कितना आ जाएगा C6H14. और अगर मैं इसका MR निकालूं तो ये हो जाएगा 86. इसका मतलब ये गलत हो गया, क्योंकि ये 84 MR है. अब मैं अप्लाई करता हूं एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n. ठीक है, तो ये हो जाएगा C6H2 × 6, ये हो जाएगा C6H12. और इस C6H12 का MR कितना हो जाएगा बेटा 84. यानी ये तो ठीक हो गया मेरे पास. इसका मतलब इट इज एन एल्कीन. सही है, तो इसका मतलब ये एक एल्कीन है. ये जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है ये बेसिकली एक एल्कीन है, क्योंकि हमने इसका एमआर निकाल के दिखाया आपको ट्रायल एंड एरर की बेस पे. तो अगर मुझे कंपाउंड एक्स मालूम हो जाए तो जाहिर सी बात है मैं इसके थ्रू, यानी ये C6H12 है ना मेरे पास, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 6 से तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा CH2. तो मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मालूम कर सकता हूँ. फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मैंने वैसे मालूम करके दिखा दिया आपको. राइट, सेकंड भी ठीक है, और इसमें ये एल्कीन है ये भी मालूम करके दिखा दिया, तो ये भी ठीक है. तो राइट आंसर इज ए. उसके बाद नेक्स्ट, when sample of ammonium chloride is warm it decomposes into ammonia and hydrogen chloride gas. ठीक है, आप हीट कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है, सबलाइम होता है, आप जानते हैं ये सबलाइम सॉलिड है. will decompose into ammonia and HCl will decompose into NH3 and HCl on heating. सही है भाई.
और जाहिर सी बात है अमोनिया और HCl इस जगह पर जाकर रिकंडेंस होकर अमोनियम क्लोराइड में रीफॉर्म हो जाएंगे क्योंकि ये कोल्ड सरफेस है। सही है, आप हीट कर रहे हैं इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक। क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्प्शन की वजह से डिकम्पोजिशन होगी। ठीक है, वो कह रहे हैं when mixture of hot ammonia and hydrogen chloride gases hits a cold surface, white solid of ammonium chloride reforms. Which statement are correct? Reaction 1 is dynamic equilibrium. Guys, dynamic equilibrium always occur in closed vessel. यहाँ ओपन दिया हुआ है, इसका मतलब ये गलत हो गया, ये पूरा ओपन वेसल है, तो यहाँ डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो सकता। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं रिएक्शन 1 इज रिवर्सिबल। ये बात बिल्कुल ठीक है कि रिएक्शन 1 जो है वो रिवर्सिबल होगा क्योंकि अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया और HCl बना, फिर अमोनिया और HCl वापस अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं, इसका मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। Reaction 1 is an endothermic reaction, exactly, because thermal decomposition is always endothermic. Thermal decomposition is endothermic. ये बात बिल्कुल ठीक है। Hydrogen chloride gas is formed by the reaction shown. What will change the average kinetic energy? What will change the average kinetic energy of the reacting gaseous particles? अच्छा, वो कह रहे हैं increasing the temperature increases the kinetic energy. ये तो बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, व्हाट अबाउट द कंसंट्रेशन? बेटा कंसंट्रेशन हैज नथिंग टू डू विद द काइनेटिक एनर्जी, लेकिन मैं अगर ओवरऑल स्टेटमेंट को देखूं तो वो तो ठीक है, बिकॉज टेंपरेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। फिर वो कह रहे हैं कूलिंग द रिएक्शन मिक्सचर एंड एडिंग अ कैटलिस्ट। यार कूलिंग द रिएक्शन मिक्सचर का मतलब टेंपरेचर डिक्रीज कर रहे हैं। जब टेंपरेचर डिक्रीज करोगे तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, एंड कैटलिस्ट हैज नथिंग टू डू विद द काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये भी ठीक है क्योंकि कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। बट मैं पूरा ओवरऑल स्टेटमेंट देखूं तो वो ठीक है, बिकॉज रिएक्शन मिक्सचर को कूल करने से काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। और थर्ड जो है वो गलत है, इसलिए क्योंकि कैटलिस्ट का कोई ताल्लुक नहीं होता एवरेज काइनेटिक एनर्जी से, राइट? कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, और अगर कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। ये ध्यान में रखो, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। increases the temperature, increases the kinetic energy, ये भी ठीक है। ठीक है जी। Which oxide will cause a change in pH when added to water? कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में प्लेस करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एल्कली होता है, तो जाहिर सी बात है पीएच में चेंज आ जाएगा, राइट? एल्यूमिनियम ऑक्साइड को वाटर में प्लेस करें, ये डिसॉल्व ही नहीं होता बिकॉज एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो राइट आंसर इज डी, जो सिर्फ एक ही वजह से चेंज होगा। 36 बेरियम को अगर मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाऊंगा तो ये कन्वर्ट होगा बेरियम ऑक्साइड में। HCl से रिएक्शन करवाऊंगा तो ये कन्वर्ट होगा बेरियम क्लोराइड में। H2SO4 से रिएक्शन करवाऊंगा तो ये कन्वर्ट होगा बेरियम सल्फेट में। और इस तरह से मैं उसको ड्राई और वॉश करके, फिल्टर करके, वॉश करके ड्राई कर लूंगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है बिल्कुल। दूसरा देखिए, बेरियम नाइट्रेट को स्ट्रांगली हीट करूंगा तो बेरियम ऑक्साइड बनेगा। वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो बेरियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा।
सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाऊंगा तो बेरियम सल्फेट बनाएगा। अगेन मैं इस बेरियम सल्फेट को फिल्टर करूंगा, वॉश करूंगा, ड्राई करूंगा, कलेक्ट कर लूंगा, ये भी ठीक है। फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके बेरियम नाइट्रेट बनाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बनाएगा। फिल्टर वॉश ड्राई करके कलेक्ट कर लूंगा, तो ये भी ठीक है। एंड व्हिच मींस अल्फा इज द राइट आंसर। कॉर्टिसोन इज अ सिंथेटिक हार्मोन, ठीक है। व्हिच क्लासेस ऑफ अल्कोहल डज दिस मॉलिक्यूल कंटेन? भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये आपके पास एक अल्कोहल है विच इज 2 डिग्री अल्कोहल, ये ठीक हो गया बेटा। आपके पास ये एक अल्कोहल है, बल्कि ये भी नहीं करना चाहिए, इस तरह से शो करना चाहिए। तो ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि वो जिस कार्बन के साथ लगा है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हो गया। और भाई ये आपके पास ये भी एक अल्कोहल है विच इज योर 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि वो जिस कार्बन के साथ लगा है उसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। Which changes are commonly involved in the formation of an addition polymer? बेटा एडिशन पॉलीमर जब बनता है ना, तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, आप जानते हो। पाई बॉन्ड टूट के सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, पाई बॉन्ड टूटता है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। अच्छा, आप याद रखिएगा कि एल्कीन के अंदर होती है एडिशन पॉलीमराइजेशन, और जब ये कन्वर्ट होता है तो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, राइट, सिंगल बॉन्ड होते हैं। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो रही होती है, इफ यू रिमेंबर। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब राइट आंसर इज ए 39। Which alcohol can be oxidized to form an organic compound which will give colored precipitate with 2,4-DN pH? बेटा colored precipitate for 2,4-DN pH का मतलब either aldehyde or ketone is formed due to oxidation, ठीक है। फिर वो आगे कह रहे हैं आपसे एन एल्कलाइन एक्वस आयोडीन, इसका मतलब ये हुआ कि या तो CH3CO ग्रुप होना चाहिए या फिर CH3CHOH ग्रुप होना चाहिए। आप नोट करें, जो पहला वाला है उसमें ऑक्सीडेशन से कीटोन तो बनेगा और कीटोन 2,4-DNPH का टेस्ट पॉजिटिव दे देगा, लेकिन हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, इसलिए वो गलत हो गया। और जब पहला गलत हो गया तो आंसर क्या होना चाहिए? सी। तो मैं आंसर पहले से लिख देता हूँ कि सी होगा, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो ये CH3CO ग्रुप है, तो इसका मतलब ये हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो इसका मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। तुम नोट करो, ये है CH3CHOH, हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, सही है। और ये तुम्हारे पास सेकेंडरी अल्कोहल भी है, तो ये ऑक्सीडाइज होकर कीटोन में भी कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि तुम्हें 2,4-DNPH का पॉजिटिव टेस्ट देगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा बेटा आपके पास? सी। पहले ही सी लिख दिया था मैंने। 40 which mixture forms a carboxylic acid is one of the product? यार जब आप इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करोगे तो आपके पास CH3 CH2 CH2 COOH आएगा, यानी ये पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये आ गया, ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो ठीक होगा कि भाई ये कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। अच्छा, दूसरे में क्या होगा? CH3 CH2 CH2 COO, और बेटा H2SO4 से हाइड्रोजनाइन ले लेगा, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी ठीक हो गया बेटा मेरा। और तीसरा जो है वो गलत है, इसलिए क्योंकि ये जो है ना ग्रुप, ये बेसिकली एल्डिहाइड है। कांट रिएक्ट विद H2SO4, क्योंकि हमने ऐसा कोई रिएक्शन ऑर्गेनिक में नहीं करवाया। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू।
Thank you very much.